हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और मैं आज आपके सामने पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं, यानी कि यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर अपलोड एक प्रश्न पत्र है जिसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं इन वीडियो में। और मैंने 4 वीडियो पहले बना दी हैं, ठीक है, और उसमें मैंने आपको ए, बे, से और दे 4, ठीक है, 4 खंड करा दिए हैं और उसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो हम कराने वाले हैं खंड यह कराने वाले हैं, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें प्रश्न पत्र में 8 दे रखे हैं। 8 में से 4 चॉइस में है और तो हमें 4 करने हैं। बट मैं आपको यहाँ इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और 4 इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। तो 8 के 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी है हमें, और फिर हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। और फिर इसमें ये भी पूछा है इसमें कि धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि मान लीजिए किसी कोई चालक है हमारे पास, अगर किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से तो एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो c है यहाँ पर, ये जो c है तो हम लिख सकते हैं जहां c एक नियतांक है। क्या ये c एक नियतांक है, ठीक है, जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं हम धारिता। अगर हम धारिता का व्यंजक निकालें, यहां से फॉर्मूला निकालें तो C बराबर Q बटे V हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यदि हम इसमें एक काम कर दें, V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर Q, यहां से एक परिभाषा बन जाएगी, किसी संधारित्र के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है। अब यहां से मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। इसका कूलाम होगा और इसका वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब यहां से हम निकालते हैं, देखिए धारिता होगी, यहां से परिभाषा हो गई, इसकी फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गया। अब हम कर लेते हैं यहां से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में 2 समांतर प्लेटें होती हैं, एक P और एक Q, ठीक है। पहली प्लेट को हमने प्लस Q आवेश दिया है इसको, तो यहां से हमने क्या दे दिया, इसको प्लस Q आवेश दिया है। और जब ये प्लस Q आवेश इस प्लेट पर जाएगा तो ये इस तरीके से एक समान रूप से प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक है। और प्रेरण की घटना द्वारा इसके विपरीत यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, और इसका जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जाता है, इसके दूसरी साइड में चला जाता है, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से इस चार्ज को हटा देंगे हम, क्योंकि जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, इस समांतर प्लेट संधारित्र के, ठीक है, विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अर्थात विभव बढ़ेगा तो धारिता कम हो जाएगी। और हमें धारिता बढ़ानी है, इसलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाना होगा। तो इसके लिए हम सीधा सीधा इसको एक काम कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ जमीन से जोड़ देते हैं, अर्थ कर देते हैं। तो ये जो सारा प्लस चार्ज है वो इसमें से खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जमीन से और वो इलेक्ट्रॉन आकर के इस धनावेश को क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे और खत्म हो जाएगा। तो और मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, D मान ली है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है, ठीक है। और मान लीजिए इसमें हमने परावैद्युत भर दिया है, कोई परावैद्युतांक भर दिया है, हमने क्या भर दिया है, इसमें परावैद्युतांक भर दिया है, और उसका माध्यम कितना है, K है। K परावर्तन का कोई माध्यम है जो हमने इसके अंदर भर दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम। तो प्लेटों के मध्य, यहां से निकालेंगे हम प्लेटों के मध्य, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या निकलेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ये जो आता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये कुछ हम कह सकते हैं कि जो गॉस की प्रमेय है, ठीक है, गॉस की प्रमेय है समतल चादर वाला,
ठीक है, गॉस की प्रमेय देख लेंगे आप, वहां से देख लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन यहाँ कितना हमारा 2 प्लेट है इसलिए दोनों जोड़ देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये वहां से आता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय से आता है ये। अब हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A, तो सिग्मा Q अपॉन A, क्योंकि हम लिख देते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व कह सकते हैं इसको। अब यहाँ से ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पर विभवांतर निकाल लेते हैं पहले, विभवांतर। जब हम विभवांतर निकालेंगे V बराबर ED फॉर्मूला होता है, तो V बराबर E का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा इनटू D। जब हमने विभवांतर निकाला तो हमें निकालनी है धारिता, तो धारिता कैसे निकाल सकते हैं, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V। इस Q बटे V की जगह हम ये पूरा लिख देंगे QD बटे K एप्सिलॉन नॉट। ये Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, तो C बराबर कितना होगा, ये ऊपर चला गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यही क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही आ जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब हम ये कह सकते हैं कि धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए जो संधारित्र की धारिता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या है, अनुपाती है। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो भी धारिता बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर परावर्तक माध्यम भर दें इसके अंदर, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। और दूसरा, और एक चीज ये है डी पर निर्भर करेगी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी को कम कर दें, अर्थात दोनों प्लेटों को पास पास कर दें, दूरी को कम कर देंगे तो दूरी कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन इसमें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, छठा क्वेश्चन जो अभी कराया था मैंने संधारित्र की धारिता, उसके साथ अथवा में दूसरा क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखिए। पहले हम रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखेंगे और फिर एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार द्वारा हम क्या निकालेंगे, ठीक है, चालक तार के कारण हम, क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, चालक तार की हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इसमें। ठीक, तो देखिए पहले हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। L मतलब क्या है, एक तार होता है जिसकी टोटल लंबाई क्या है, L है। तो ये क्या होता है कि जब इसको आवेश देते हैं तो एक समान रूप से इसके ऊपर फैल जाता है। ठीक है, एक समान रूप से पूरा आवेश क्या हो जाता है, फैल जाता है सतत रूप से। ठीक है, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, परिभाषा देखना, एकांक लंबाई के किसी एक समान रूप से आवेशित तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये रेखीय आवेश घनत्व अगर आपके सामने है, आपने समझ लिया है, तो फिर हम बात कर लेते हैं एक अनंत लंबाई के चालक तार। ठीक है, ये एक समान आवेशित चालक तार है और वो भी अनंत लंबाई का, और मान लीजिए इसे +Q चार्ज से, ठीक है, +Q आवेश से आवेशित किया गया है। तो देखिए गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है ये, और गॉस की प्रमेय जो लगती है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगती है, अर्थात जो आवेश होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, r दूरी पर हम निकाल रहे हैं, r दूरी पर, ठीक है, ये r दूरी है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r त्रिज्या का ही एक वृत्त खींच लेते हैं, r त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। ओके, अर्थात हमने एक क्या खींच लिया, गॉसियन पृष्ठ, इसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस की प्रमेय लगेगी इसमें, और गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगती है, अर्थात आवेश जो होना चाहिए बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, इसीलिए हमने इसे बंद पृष्ठ के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो हमने एक लंबवृत्तीय बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। अब देखिए हमें इस बिंदु पर निकालना है तीव्रता। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे फ्लक्स जो होगा कि कहां से पास होगा। सबसे पहले इसमें 3 सरफेस है, 3 सतह, एक सतह ये रही, एक सतह ये रही और एक इसका वक्र पृष्ठ, तीनों पर छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं। पहले तो ये रहा एक एलिमेंट, एक इस पर ले लिया हमने वक्र पृष्ठ पर और एक तीसरा इस पृष्ठ पर ले लिया, तो दोनों समतल पृष्ठों पर और वक्र पृष्ठ पर तीनों मैंने क्या ले लिए, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए हैं।
अब देखो इसका जो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई वेक्टर इधर होगा, लेकिन जिसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा डी ए वेक्टर वो कहाँ रहेगा ऊपर, और 90 का बन गया इनमें एंगल। ऐसे ही यहाँ पर ई वेक्टर इधर गया और डी ए वेक्टर इधर गया और एंगल बन गया 90, ठीक है। और इस पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर भी कहाँ रहेगा, सेम रहेगा। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों क्या रहे, इधर रहे, तो इनके बीच में एंगल कितना है, वो 0 है। यहाँ 90 90 और यहाँ 0 है। तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे एंगल 90 होने की वजह से क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर cos 90 हो जाएगा हमारा 0, तो ये खत्म। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर cos 90 ये खत्म। यहाँ हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू ठीक है 1 होती है। तो यहाँ पर तो विद्युत फ्लक्स जो पास हो रहा होगा वो केवल वक्र पृष्ठ से हो रहा होगा और दोनों समतल पृष्ठों से नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं दोनों को छोड़ देता हूँ, केवल इसकी बात करता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा कितना होगा, यहां से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे 5, तो कितना निकलेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, ठीक है। एक ही पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठ के लिए लगाया मैंने, ठीक है। यहां से हम इसको ई डी ए और कॉस एंगल कितना है 0 है, इसलिए इसे कर देते हैं। तो 5 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ई बाहर कर दिया, इंटीग्रल डी ए हो गया ई, और इंटीग्रल डी ए का मतलब क्या है, डी ए मतलब क्या है, ये छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है, इससे पास होने वाला फ्लक्स, और डी ए मतलब पूरे वक्र पृष्ठ से पास होने वाला, और वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एल है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो क्या है एल है। तो कितना होगा 2 पाई आर एल, और ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब परंतु हम गॉस की प्रमेय जानते हैं, परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस की जो प्रमेय होती है वहां से हम जानते हैं फाई बराबर कितना होता है, फाई बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ कर देंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से दोनों बराबर कर दीजिए, यानी ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमें ई निकालना है, तो ई हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर एल, ठीक। अब यहां से Q का मान जो है, देखिए ये क्या है, एक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहां से हम Q बराबर क्या लगा देंगे, लैम्डा बाई एल, तो यहां से सॉरी लैम्डा बराबर Q अपॉन एल, रेखीय आवेश जो बताया था वो लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से Q का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, लैम्डा एल। तो इसको हम यहाँ रख देंगे, तो E कितना हो जाएगा, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लैम्डा की जगह Q की जगह लैम्डा एल अपॉन आर एल, तो एल से एल खत्म, तो E का मान जो आ गया वो आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो इसका क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका डायरेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, इधर देखिए, मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूं। 2 × 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कि एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, तो कोई वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, ठीक है, एक कण है जो कि v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ठीक है। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ पर हमें कितना चुंबकीय क्षेत्र है वो फाइंड करना है इस पर, ठीक है। और इसमें जो दे रखा है वो μ0/4 पाई का मान दे रखा है 10 की पावर -7 वोल्ट पर एम्पियर मीटर दे रखा है, ठीक है। इतना इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और ई जो होता है वो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो देखिए, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आपको वो निकालना है, यानी बी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि क्या हमें दे रखा है। हमें दे रखा है, देखिए हमें निकालना क्या है, बी निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर, ठीक। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है केंद्र को होता है μ0I/2r। तो सबसे पहले देखिए μ0 2 और r ये सब हमें दे रखा है, लेकिन हमें धारा I नहीं दे रखी है।
तो हमारा जो काम है वो आई निकालने का है सबसे पहले काम। तो हम धारा आई कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम क्या जानते हैं कि वो इतनी चाल से चल रहा है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और इतनी त्रिज्या के पथ पर चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखिए हम यहाँ से आवृत्ति निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, आवृत्ति निकाल लेते हैं कण की। तो देखिए एन कितना होगा, ये हो जाएगा कितनी चाल से चल रहा है ये, तो मान लीजिए v चाल से चल रहा है और एक चक्कर में कितने तय करेगा दूरी, वो करेगा 2πr परिधि के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से n निकाल लेंगे हम v, और v का मान 3×10⁻6, ठीक है, और 2πr ये रख दिया हमने। ठीक है, इनकी वैल्यू हम बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या एक काम करते हैं इसको n ही रहने देते हैं, v/2πr सबको बाद में रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आवृत्ति निकल गया, n निकल गया। तो हम यहाँ से धारा निकालना था हमें धारा निकालना आई, तो इस हम फॉर्मूला लेते हैं I = Q/T, और Q जो होता है आवेश के क्वांटिटी कण से Q बराबर NE होता है, NE/T हो जाएगा। ठीक है, तो I निकल जाएगा हमारा n का मान तो हम लिख देंगे v/2πr। ठीक है, E हो जाएगा ये वाला, और T का जो ये हो जाएगा आपका T। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैंने सिर्फ n की जगह n का मान लिखा है ना यहाँ पर, तो v/2πr और T/T हमारा अलग से है, तो हमारा यहाँ से I हो जाएगा ये। ठीक, अब हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है, तो B बराबर μ0I, I की जगह क्या लिखेंगे हम, μ0/2r करके फिर इंटू I, और I की जगह ये पूरा उठा के लिख दो ve/2πr और T। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें सारी वैल्यू रखकर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। μ0/2 और 2 4 पाई, यानी कि 4 पाई हमने कर दिया अलग, μ0/4 पाई कर दिया अलग। ठीक है, और हमारा क्या रह गया यहां से, एक तो रह गया VE रह गया। ठीक है, और यहां से 4 पाई कर दिया तो r² इंटू टी, और टी यहां रख दिया हमने। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू रखनी है, लेकिन एक चीज और है इसमें, ये कहा है कि मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम कितना है 1 सेकंड, तो टी की जगह हमें 1 रखना होगा, तो बस बाकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर दे। μ0/4 पाई का मान हमारा होता है 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, v का मान हमें दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर 3×10⁻6, और e का मान 1.6×10⁻⁻19, और यहां से r का मान हमें दे रखा है 2×10⁻−10, 2×10⁻−10, और इसका हो गया स्क्वायर, और t बराबर हो गया हमारा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे बस हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसका आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा हमारा वो आएगा 1.2, कितना आएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, सारा सॉल्व कर लेंगे आप, तो 1.2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और वो भी किसमें, टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला होता है, 1.2 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आप, करके देख लेना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 7 क्वेश्चन जो अभी कराया था मैंने आपको। ठीक है, उसके साथ अथवा में है, यानी चॉइस में दे रखा है क्वेश्चन, और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी दो समांतर धारावाही चालक तार है हमारे पास, मान लीजिए एक हीरा और एक हीरा, दो समांतर धारावाही चालक तार है। ठीक है, इनके बीच कार्य करने वाला बल का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो देखिए मान लीजिए P और Q हमारे पास दो वायर है, दो तार है, और हम जानते हैं, देखिए एक चीज और समझ लें इसमें, हम जानते हैं कि जब दो तार है और उनमें क्या है, धारा अगर समान दिशा में प्रवाहित होती है, धारा आई, ठीक है, दो सीधे लंबे, ठीक है, और समांतर तार हो, अगर उनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो सदैव ये दोनों तार क्या करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं। ठीक है, और अगर विद्युत धारा की दिशा क्या है, विपरीत होती है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज आप समझ लें। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसका व्यंजक निकाल रहा हूं, तो किसी भी डायरेक्शन में करंट को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक ही दिशा में धारा ली है,
और अब मैं इसका व्यंजक निकालना शुरू करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो ये है तार, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इसमें I1 धारा है और इसमें I2, स्मॉल बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, मैं स्मॉल बना देता हूँ, I1 और I2, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये P और Q दो तार है आपके, या एक काम कर लीजिए PQRS इनका नाम दे दीजिए, PQRS इस तरीके से, ये PQ वायर है और ये RS वायर है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जो रखा है मैंने एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा है, एक दूसरे को r दूरी पर रखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तार PQ में धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, B1 रहेगा, जो कि कितना होगा μ0/2 पाई I/R, I1/R हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखें, मैंने लिखा है PQ में धारा के कारण, मतलब इसमें धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का होगा, इसमें होगा, और RS में धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो I में होगा, क्योंकि ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा। तो इसलिए लिखा मैंने PQ में धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना है, B1 रहेगा, तो इसकी वजह से, और इसकी वजह से इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, B1, और इसकी वजह से जो इस पर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र उसको हमने लिया B2, तो इसकी वजह से इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B1 ही रहेगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 पाई I/R, लेकिन धारा किसकी, हम कह रहे हैं धारा कौन सी ले रहे हैं हम, PQ में धारा, और PQ में धारा कितनी, I में है, इसलिए I1/R लिया है। तो ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से हम एक काम करेंगे, RS की L लंबाई, RS की L लंबाई, RS की जो लंबाई है वो कितनी, मान लो L है, और इसकी भी L ले ली हमने, धारा लंबाई क्या है, दोनों को समान है, L है। तो RS की लंबाई L पर लगने वाले बल का परिमाण, ठीक है। तो क्या रहेगा, बल कितना लगेगा, F बराबर कितना रहेगा, F बराबर होता है IBL, क्या रखता है बल, F बराबर IBL होता है, ठीक है। तो F बराबर IBL sin थीटा होता है, तो फॉर्मूला पूरा IBL sin थीटा है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। धारा कितनी रहेगी, RS कितनी है, I2 है ना, I2, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसका रहेगा इसमें, PQ का, मतलब B1, ठीक है। और लंबाई दोनों की सेम है, इसलिए 1/2 नहीं लिखेंगे, I2 B1 L, और sin थीटा कितना है इनके बीच में, 90। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया, पहले तो IBL sin थीटा, लेकिन धारा I2 है, हम RS की बात कर रहे हैं, RS की लंबाई में निकाल रहे हैं, तो धारा I2, लेकिन इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो PQ का रहेगा, मतलब कि B1 रहेगा, और लंबाई दोनों की सेम है, इसलिए L, और एंगल के बीच में क्या है, 90, तो वो मैंने वो रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ, तो A बराबर कितना हो जाएगा, I2 और B1 का मान देखिए, ये जो है इसको उठा के लिख दीजिए आप, μ0/2 पाई I1/R, ठीक है, और sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है, और ये इंटू L आपका ये रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, F बराबर μ0/2 पाई I1/I2/R इंटू L, ये आएगा। अब देखिए इसकी प्रति एकांक लंबाई में निकालते हैं बल कितना होगा, तो हम निकालेंगे RS की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, क्या होगा, F/L हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पे कह रहा है तो लंबाई से भाग कर दो, ठीक है। तो μ0/2 पाई I1/I2/R, इसमें भी हम L का भाग करेंगे,
तो ये L से L कट जाएगा भाई, इसमें भी L का डिवाइड और इसमें भी L का डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा, इतना रहेगा। इसी प्रकार अगर हम PQ की प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे तो वो भी कितना आता है, इतना ही आता है। इसी प्रकार PQ की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना रहेगा, वो भी इतना ही रहता है। ओके, तो यही डेरिवेशन हमें निकालना था। आप लिख देंगे इसी प्रकार, फिर लिखेंगे PQ की प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, और वो भी कितना होगा, F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, यही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज करेंगे, ये जो आपका जो आज का वीडियो हो गया पार्ट नंबर 5 में, वो आपका ही कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें 4 क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। बाकी जो इसमें 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं लॉन्ग आंसर के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चनों के, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो 6, ठीक है। तो 6 वीडियो में ये पूर्ण वर्ग पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर समझ में आ रहा है या आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।